गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। इससे पूर्व की क्लास में हमने पूर्व गुप्त शासकों के बारे में पढ़ा, जिसमें श्री गुप्त वंश के संस्थापक और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त के प्रथम के बाद समुद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त का पुत्र था, और समुद्रगुप्त के बाद आते हैं जो शासक मुख्य गुप्त वंश के शासक जो काफ़ी प्रसिद्ध भी होते हैं और अपना शासन संभालते हैं। तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध रहे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध रहे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो समुद्रगुप्त के बाद शासक बनते हैं, तो वह शासन जो है 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक गुप्त वंश का प्रशासन संभालते हैं। तो इनसे पूर्व भी एक शासक का नाम आता है, रामगुप्त। तो इतिहासकारों का ये मानना है कि समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, जिसमें बड़ा पुत्र जो था वो रामगुप्त था और छोटा पुत्र था वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो जब समुद्रगुप्त की मृत्यु होती है तो रामगुप्त शासक बनते हैं, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं। और जब रामगुप्त शासक बने तो रामगुप्त योग्य शासक नहीं थे, तो इनकी अयोग्यता का लाभ उठाते हुए शकों ने जो है इन पर आक्रमण किया और इनको रामगुप्त को संधि करने पर मजबूर कर दिया। और इसके साथ साथ जब उनके साथ संधि की गई तो शकों ने एक शर्त उसमें संधि में रखी कि जो रामगुप्त की पत्नी है ध्रुवस्वामिनी, उसको जो है वह शकों को सौंपेगा। तो इस संधि की का जब पता चंद्रगुप्त द्वितीय को चला तो उसने क्या किया कि उसने जो है ध्रुवस्वामिनी का वेश धारण करके वह शक राजा के खेमे में गया और उसने जो है शक शासक की हत्या कर दी। और वहाँ से वापस जब आया तो वापस आकर अपने बड़े भाई यानी कि रामगुप्त, उनका वध कर दिया और स्वयं जो है शासक बन बैठा। और जो विधवा रामगुप्त की विधवा थी ध्रुवस्वामिनी, उसका जो है उसके साथ इसने विवाह कर लिया। और इस प्रकार जो है चंद्रगुप्त द्वितीय अपने बड़े भाई रामगुप्त का वध करके शासक बनते हैं और वह जो है 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक शासन करते हैं। जब ये शासक बनते हैं तो कुछ उपाधियां ग्रहण करते हैं और कुछ उपाधियां उनको दी जाती है। तो इनकी काफ़ी उपाधियां हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां, जिनसे देखें जब वो शासक बनते हैं तो सर्वप्रथम वो जो है सहसहांक की जो है उपाधि धारण करते हैं और शासक बनते हैं। और उसके बाद जो भारतीय अनुसूर्तियां हैं, भारतीय अनुसूर्तियां, उसमें जो है इनको सकारी कहा गया है, क्योंकि यह शकों का सकारी यानी शकों का अरि यानी दुश्मन, तो शकों का दुश्मन या शत्रु कहा गया है। तो ये भारतीय अनुसूर्तियों में इनको सकारी उपाधि दी गई है, क्योंकि इन्होंने शकों को पराजित किया था, जिसके कारण जो है भारतीय अनुसूर्तियों में इनको सकारी कहा गया। उसके बाद देवराज की उपाधि इनकी मिलती है, देवराज। देवराज जो सांची लेख है, इसमें जो है इनकी उपाधि देवराज मिलती है, इनको देवराज कहा गया है। और इसके साथ साथ इनकी एक और उपाधि, काफी प्रसिद्ध उपाधि विक्रमादित्य या श्री विक्रम भी, इनकी श्री विक्रम भी कहा जाता है इनको, श्री विक्रम। तो श्री विक्रम और विक्रमादित्य, ये उपाधि जो उन्होंने, जब उन्होंने शकों को पराजित किया, जो शक थे शकों को पराजित किया और उनकी पराजय के उपलक्ष्य में, अपनी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और इसके साथ साथ इनको परम भागवत भी कहा गया, क्योंकि ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे और विष्णु के भक्त थे। तो इस कारण जो है इनको परम भागवत कहा गया। और जो परम भागवत उपाधि है, यह उपाधि जो है उनकी सर्वप्रिय उपाधि थी, यानी कि इनकी सबसे प्रिय उपाधि जो थी वह परम भागवत की उपाधि थी। तो ये इनकी उपाधियां जो इन्होंने धारण की। उसके बाद
इनके अभिलेख, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य काफ़ी योग्य शासक था और उन्होंने जो है अपने साम्राज्य का काफ़ी प्रसार किया, काफ़ी विजय की, दिग्विजय की, और अपने जो साम्राज्य जो उनको मिला था, जो पैतृक रूप में, जो विरासत के रूप में मिला था, उसको भी संभाला और इसके साथ साथ अपने राज्य का विस्तार भी किया और अनेक ऐसी विजय प्राप्त की जिनका उल्लेख जो है इनके कुछ अभिलेखों से प्राप्त होता है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के वे अभिलेख जिनसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है, तो वह अभिलेख है जैसे अभिलेखों में बात करें तो मथुरा का स्तंभ अभिलेख, उदयगिरी गुहा लेख, सांची लेख और मेहरौली लोह स्तंभ लेख और गढ़वा का लेख, ये इनकी जो प्रमुख अभिलेख है जिनके बारे में इनकी जानकारियां चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। जैसे जो मथुरा का स्तंभ लेख है, यह इनका पहला अभिलेख है। पहला अभिलेख ये जो है ये इनका पहला अभिलेख है और इस अभिलेख में यह अभिलेख जो है वो अपने राज्यारोहण के यानी कि राज्याभिषेक के 5 वर्ष बाद जो है इन्होंने निर्गत किया था, जो गुप्त संवत, जिसमें गुप्त संवत 61 लिखा हुआ है, अर्थात जो 380 ईस्वी में यह निर्मित किया गया था या निर्गत किया गया था। 380 ईस्वी में यह अभिलेख निर्गत किया गया है, जिनके बारे में चंद्रगुप्त के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। उसके बाद जो उदयगिरी गुहा लेख है, यह चंद्रगुप्त के जो संधि विग्राहक थे, संधि विग्राहक वीरसेन सेव का है, वीरसेन सेव का है। और जो एक कवि था, जो वीरसेन एक संधि विग्राहक था, उनकी जो पद था वो संधि विग्राहक का पद था वीरसेन सेव का, तो यह एक कवि भी था और इस पर जो है गुप्त संवत 82 यानी कि 401 ईस्वी का यह अभिलेख है। और इसके साथ साथ इसमें उदयगिरी में एक लेख लिखा हुआ, दूसरा भी लेख है इसमें लिखा हुआ, लेख लिखा हुआ है, दूसरा 2 लेख है इसमें। और जो 13 गुप्त संवत का है यानी कि 412 ईस्वी का है और इसमें जो है चंद्रगुप्त के संसानिक महाराज का है, जो मालवा का गवर्नर था। जो दूसरा लेख है वो चंद्रगुप्त के संसानिक जो एक जो मालवा का गवर्नर था उसका दूसरा ये लेख है। तीसरा जो लेख है वह है सांची का लेख, और सांची का लेख जो है वो इसके सेनापति जो चंद्रगुप्त के थे आम्र कारदव का है, जो बोध था, यह बोध था। और इसमें जो है ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। सांची लेख में जो है मुख्य विशेषता ये है इसकी कि इसमें जो है ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है, ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। और चौथा जो है मेहरौली लोह स्तंभ, यह जो है लेख वर्तमान में दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास में स्थित है और इसमें भी बहुत सारी जानकारियां मिलती है। और विशेष इसकी विशेषता यह है कि इस पर जो लेप किया गया है वह इतना अच्छा है या इस रासायनिक विधि से किया गया है कि इस पर जो है कहा जाता है कि आज तक भी जंग नहीं लगा है। तो ये इनके लेख है या जिनके अभिलेख है। और मेहरौली जो अभिलेख है ये मूल रूप से व्यास नदी के निकट एक पहाड़ी पर था, फिर जो है इनको दिल्ली के मेहरौली में स्थापित किया गया जो कुतुब मीनार के पास में है। इसके अलावा इसमें कुछ बातें लिखी गई है। जो मेहरौली स्तंभ लेख है इसमें कई जानकारियां लिखी गई है और इस लेख में बंगाल का जो युद्ध क्षेत्र में राजाओं के संघ को इन्होंने पराजित किया था, तो यह बात जो है इस लेख से मालूम होती है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है सिंधु नदी को पार करके वाहलिकों पर विजय प्राप्त की थी, वह भी इसमें स्पष्ट होता है। और इस लेख में यानी कि मेहरौली के स्तंभ लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को विष्णु भक्त बताया गया है और जिसने विष्णुपद नामक पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की। और इस लोह स्तंभ लेख में अनंगपाल तोमर द्वारा
11वीं सदी में दिल्ली स्थापना का उल्लेख मिलता है। यानी इस जो मेहरौली लो स्तंभ लेख है, इसमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। इसमें यह भी उल्लेख मिलता है कि जो दिल्ली है, जिसको प्राचीन काल में दिल्ली कहा जाता था, तो या योगिनीपुर भी कहा जाता था, इनको अनेक नाम मिलते हैं दिल्ली के प्राचीन काल में। तो इनकी स्थापना जो है इस लेख के अनुसार 11वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर द्वारा की गई थी, यह इसमें उल्लेखित होता है। और जो 5वां जो लेख है, जो गढ़वा का लेख, यह गुप्त संवत 88 का है, और अर्थात 407 ईस्वी का है, और इसे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने निर्गत करवाया था। और इसमें जो है चंद्रगुप्त का कहीं पर भी नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय का कहीं नाम नहीं मिलता है, पर उनकी कुछ उपाधियां मिलती है। जैसे इस गढ़वा लेख में इनको जो है परम भागवत और महाराजा धीराज की उपाधि दी गई है। यहाँ इनको कहा गया है जैसे परम भागवत, जो गढ़वा का लेख है उसमें इनकी उपाधि मिलती है परम भागवत और महाराजा धीराज, ये इनकी उपाधियां इस गढ़वा लेख में मिलती है। हालांकि इस गढ़वा लेख में चंद्रगुप्त का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन उनकी दो उपाधियां दी गई है, जो परम भागवत और महाराजा धीराज की उपाधि है। तो जब चंद्रगुप्त शासक बनते हैं, क्योंकि उससे पूर्व जो रामगुप्त था वो थोड़ा कमजोर शासक था, अयोग्य शासक था, तो उसकी अयोग्यता का फायदा उठाकर जो है शकों ने भी आक्रमण किया, और इसके साथ साथ जो प्रांतीय राज्य थे वो भी स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। तो उनको काबू में करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने कूटनीति का सहारा लिया, और जो शक्तिशाली शासक थे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो और इन वैवाहिक संबंधों से जो है उनको काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ। जैसे दक्षिण विजय में जो है उनको वाकाटक, जिनके साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है वाकाटक नरेश के साथ कर दिया, जिससे जो है इस चंद्रगुप्त की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हुई। और इसके साथ साथ उन्होंने अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जैसे उन्होंने जो है वैवाहिक संबंधों की बात करें तो उन्होंने नागवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, वाकाटक वंश से उन्होंने वैवाहिक संबंध किया, और कंदम वंश से जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किया। जैसे नागवंश की बात करें तो नागवंश की राजकुमारी जो है कुबेर नागा, से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया। इससे जो है नागवंश को अपना मित्र बना लिया वैवाहिक संबंध स्थापित करके। और इसके साथ दूसरा जो है वाकाटक वंश, इनसे भी जो है इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया। जैसे वाकाटक वंश जो था वो गुजरात व काठियावाड़ के, और इनको जो है इनके सहयोग से इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है गुजरात व काठियावाड़ के जो शक शासक थे उनको पराजित किया और इनसे सहयोग प्राप्त किया। तो इन्होंने वाकाटक वंश से समवैवाहिक संबंध स्थापित किया और अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है इन्होंने रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया, वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। उसके बाद कदम वंश के साथ भी इन्होंने, क्योंकि कदम वंश भी काफ़ी शक्तिशाली था, तो उससे भी अपना मित्र बनाने के लिए या अपना सहयोगी बनाने के लिए इन्होंने जो है कदम वंश से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और यह इस बात की जानकारी जो है तालगुंडी अभिलेख से ज्ञात होता है, प्राप्त होती है कि तालगुंडी अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि कदम वंश के शासक काकुत्स वर्मन की पुत्री का विवाह इनके पुत्र कुमार गुप्त के साथ हुआ था। यानी अपने पुत्र का विवाह जो है उन्होंने कदम वंश के राजकुमारी के साथ कर दिया। तो इस वंश से भी इन्होंने वैवाहिक संबंध प्राप्त किया और इस हेतु कालिदास को दूत बनाकर इन्होंने कुंतल भेजा था। यानी वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए जो कालिदास, जो संस्कृत के महान कवि कहे जाते हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, तो उनको जो है दूत बनाकर कुंतल देश भेजा था। और फिर जो है इन्होंने अपने पुत्र कुमार गुप्त का विवाह जो है उस कदम वंश की राजकुमारी के साथ कर दिया। तो उसके बाद चंद्रगुप्त की दिग्विजय आती है कि इन्होंने जो है, चंद्रगुप्त ने अपने प्रशासन को संभालने के लिए और जो क्षेत्रीय राज्य, जो प्रांत सीमांत राज्य
थे या जो प्रांतें जो थी वो स्वतंत्र होने का प्रयास कर रही थी, तो उनको काबू में करने के लिए, क्योंकि जो समुद्रगुप्त ने एक सार्वभौमिक राज्य स्थापित किया था तथा उन्होंने अनेक विजय प्राप्त की और अनेक राजाओं को पराजित करके एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और अनेक राजाओं को जो है अपने अधीन किया और अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है अपनी युद्ध नीति अपनाई, जिसमें से जो है दक्षिण के राज्यों को जो है केवल अधीन बनाकर छोड़ दिया, या किस प्रकार की जो नीतियां अपनाई थी ये हमने पूर्व के क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जिस साम्राज्य की स्थापना समुद्रगुप्त द्वारा की गई थी, तो उनके बाद जब रामगुप्त शासक बनते हैं तो जो समुद्रगुप्त ने जिन राज्यों को, जिन गणों को अपने आधिपत्य में लिया था, अब वह जो है इस कमजोरी का फायदा उठाकर स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। जब चंद्रगुप्त शासक बनते हैं अपने भाई का वध करके, तब जो है यह इन छोटे छोटे राज्यों को जो स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे, इन पर काबू पाने के लिए दिग्विजय का अभियान करते हैं और जितने भी प्रांतीय राज्य थे, जितने भी गण थे, उन सबको विजित करते हैं और उनका दमन करते हैं और इस प्रकार इनकी दिग्विजय पूर्ण होती है। तो इन्होंने दिग्विजय की ओर प्रस्थान किया और जितने भी विद्रोही थे जो स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे, उन पर इन्होंने काबू प्राप्त किया। उसके बाद इन्होंने जो है गणराज्यों का विनाश किया। जैसे गणराज्य है तो एक अनेक गणराज्यों का जो है इन्होंने विनाश किया, उनकी शक्ति का इन्होंने दमन किया। जो पश्चिमोत्तर भारत के कुषाण और अवंती के महाक्षत्रपों तथा गुप्त साम्राज्य के बीच में भद्रनगर या भद्रगण से लेकर स्वर्णगिरी गण तक अनेक छोटे छोटे जो है गण एक पतली शासक रेखा के रूप में स्थापित थे। और ये गण जो है यद्यपि स्वतंत्रता प्रेमी थे, किंतु वे किसी संगठित आक्रमण का सामना करने के योग्य नहीं थे। हालांकि ये गण जो है जो एक पतली दीवार के रूप में मौजूद थे, लेकिन ये जो है स्वतंत्र प्रेमी थे, लेकिन ये किसी एक संगठित आक्रमण का सामना करने के योग्य नहीं थे, क्योंकि ये छोटे छोटे गण थे और इनमें संगठन का अभाव था। तो इस कारण ये जो है किसी बड़ी शक्ति का सामना करने के लिए समर्थ नहीं थे। तो जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वाकाटकों का साथ लिया और उनको अपना सहयोगी बना लिया अपने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, तो इनकी सम्मिलित शक्ति का मुकाबला करने के योग्य जो है गण नहीं थे। तो चंद्रगुप्त ने जो है सबसे पहले इन्हीं पर जो है प्रहार किया और इनका दमन किया और इसके साथ साथ मालवा और सौराष्ट्र पर भी विजय प्राप्त की। और इस विजय में जो उनके दामाद यानी कि प्रभावती गुप्ता के पति वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय का काफ़ी सहयोग रहा और इन दोनों ने मिलकर जो है मालवा और सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त की। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के अवशिष्ट गण थे उनका भी इन्होंने उन्मूलन किया और पूर्वी मालवा के जो काक आदि गण थे उनका भी इन्होंने दमन किया। और इसके साथ साथ जो गणपति नाग के कुल थे उनको भी इन्होंने दमन किया। तो इस प्रकार जो अनेक छोटे छोटे गण थे, अपने वाकाटकों की सहायता से इन्होंने जो है सब पर जो है विजय प्राप्त की और उनको अपने अधीन लाया। इस प्रकार इन्होंने जो है गणों का उन्मूलन कर दिया। उसके बाद आती है शक विजय कि इन्होंने जो है शकों पर भी विजय प्राप्त की। क्योंकि शक जो है एक शक्तिशाली शक्ति थी और इनका खतरा जो है पश्चिमी और भारत पर काफ़ी मंडरा रहा था, क्योंकि ये बार बार जो है जैसे ही कोई कमज़ोर शासक होता तो जो है इन पर आक्रमण करते और राज्य के जो है कुछ क्षेत्रों को, सीमाओं को छीन लेते, उनका उल्लंघन करते, सीमाओं का उल्लंघन करते। तो इस प्रकार इनका भय जो है, आक्रमण का भय हमेशा बना रहा। लेकिन चंद्रगुप्त के समय जो शक गुजरात और काठियावाड़ में थे और इनका समकालीन शासक जो था, शक शासक, वो रुद्र सिंह तृतीय था। रुद्र सिंह
तृतीय जो इन चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन शासक था। गुप्तों और वाकाटकों की जो सम्मिलित शक्ति थी, यानी दोनों ने संबंध स्थापित करके एक दूसरे का सहयोग प्राप्त कर लिया था, तो शक्ति ने जो है सम्मिलित शक्ति ने, यानी गुप्तों और वाकाटकों की सम्मिलित शक्ति ने, दोनों ने मिलकर 410 ईस्वी से लेके 411 ईस्वी में, यानी 410 और 411 ईस्वी में शकों पर आक्रमण किया और उनको जो है भारत से उखाड़ फेंका, यानी भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो शकों को खत्म करने में लगभग इनको 20 साल लगे और गुजरात को जीतने वाला चंद्रगुप्त पहला गुप्त शासक था जिसने गुजरात पर विजय प्राप्त की। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है जो गुजरात का प्रसिद्ध बंदरगाह था जिसे भृगुकच्छ कहा गया, यानी कि भड़ोच बंदरगाह, उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया था और शक विजय की पुष्टि की। इन्होंने जो है शकों पर को पराजित किया था और उन पर विजय प्राप्त की थी। इसकी पुष्टि जो है, इसकी पुष्टि की 2 स्रोत है जिनसे जो है इस विजय की पुष्टि हो जाती है, जिसमें से पहला स्रोत है जैसे चंद्रगुप्त ने शक मुद्राओं की तर्ज पर इस क्षेत्र में चांदी के सिक्के चलाए जो कि 26.3 ग्रेन के से लेके 32 ग्रेन तक के हैं। यानी जब इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने एक चांदी की मुद्रा, जो शकों की मुद्रा होती थी उन्हीं के अनुरूप जो है इन्होंने मुद्रा, चांदी की मुद्रा चलाई जो 26.3 ग्रेन से लेके 32 ग्रेन तक की थी। तो इस बात से भी, इनकी चांदी की मुद्रा से भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी। और दूसरा जो स्रोत है वह है सी निहत्ता शैली के सिक्के जो इन्होंने जारी किए थे, से भी गुजरात एवं शक विजय की पुष्टि हो जाती है। यानी दोनों सिक्कों से जो है, यानी अभिलेखीय साक्ष्य में तो ऐसा जानकारियां प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जो इनके सिक्के प्राप्त हुए उनसे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने गुजरात भी विजय किया था और इसके साथ साथ उन्होंने शकों को भी पराजित किया था। फिर जो है पूर्वी सीमांत राज्य जिनका इन्होंने उन्मूलन किया और उन पर विजय प्राप्त की, तो पूर्वी सीमांत राज्य में जो है इस बात की जानकारी जो है मेहरौली स्तंभ लेख से ज्ञात होती है, जानकारी प्राप्त होती है कि मेहरौली स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि गुप्त साम्राज्य के शत्रु जो सीमांत राजा थे, जैसे देवांक और कामरूप के राजा व समतट यानी कि बंगाल के राजा, जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, पहले समुद्रगुप्त इनको पराजित कर चुका था। और ये राजा जो है रामगुप्त के समय स्वयं को स्वतंत्र होने का, उसके समय में स्वतंत्र होने का ये प्रयास, स्वयं को स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहे थे तथा बंगाल में गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। और ये मिलकर जो है बंगाल में गुप्त साम्राज्य पर अधिकार करने के लिए या उन पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। तो चंद्रगुप्त जब शासक बनते हैं तो इन सब राजाओं का उन्होंने दमन किया और इनका बलपूर्वक सामना किया और इनको पराजित कर दिया। इससे गुप्त साम्राज्य की सीमा अब सीधी आसाम तक पहुंच गई थी, यानी कि अब जो है इनको कोई खतरा नहीं रहा। इन्होंने जो सीमांत राज्य जो थे, जो संगठित होकर गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है बड़ी बहादुरी के साथ इनका सामना किया और उनको पराजित करके अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर लिया। और इसके साथ साथ अपनी सीमाओं का विस्तार भी इन्होंने किया और इनकी सीमाएं जो है आसाम तक पहुंच गई। इसके बाद उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत पर आधिपत्य स्थापित किया। जो पश्चिमोत्तर भारत था, जहां से हमेशा शक जो है आक्रमण करते रहते थे, तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए, आप इस पर अधिकार करने का भी उन्होंने प्रयास किया। और पश्चिमोत्तर भारत पर जो है विशेष रूप से जो कुषाण वंश के शासक थे वह अब शासन कर रहे थे इसके समय में। और चंद्रगुप्त के मथुरा अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि मथुरा प्रदेश जो पहले शक और कुषाणों की शक्ति का केंद्र रहा, जो मथुरा का प्रदेश था जो पहले शकों और कुषाणों की शक्ति का केंद्र रहा था, अब पूरी तरह से गुप्त साम्राज्य में ला लिया गया था। तो यह बात जो है उसके मथुरा अभिलेख से, चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख जो था उससे यह बात स्पष्ट होती है कि जो मथुरा जो था, जो पहले शकों और कुषाणों की शक्ति का प्रमुख केंद्र था, लेकिन चंद्रगुप्त के समय जो है इन्होंने मथुरा पर आक्रमण किया और उस पर जो है अधिकार कर लिया, शकों को और कुषाणों को पराजित करके खदेड़ दिया और उस पर मथुरा पर अधिकार कर लिया। इस बात की पुष्टि जो है उसके मथुरा लेख से हो जाती है। और उसके साथ साथ इस प्रकार
चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को भी पराजित किया और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में उन्होंने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, विरुद्ध धारण किया और इसके साथ साथ उनको जो है सकारी विक्रमादित्य भी कहा गया, यानी उनको जो है सकारी विक्रमादित्य भी कहा गया, उनको उपाधि दी गई। और शकों के साथ साथ उन्होंने कुषाणों का भी उन्मूलन किया, कुषाण शक्ति को भी उन्होंने पराजित किया तथा जो गण थे जो स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे या जो इनके लिए बाधा बने हुए थे तो उन पर भी, गणों पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की। और उदयगिरि अभिलेख से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन्होंने जो है अनेक राजाओं को अपना दास बनाया था, यानी अनेक राजाओं को युद्ध में पराजित किया था और उनको जो है अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो जो है इससे स्पष्ट होता है उदयगिरि अभिलेख से कि इन्होंने जो है अनेक राजाओं को अपना दास बनाया था। और इसके साथ साथ जो पुत्र कुमारगुप्त था, कुमारगुप्त के जो विल्सन पाषाण स्तंभ लेख है और पौत्र स्कंदगुप्त के बिहार पाषाण स्तंभ लेख में उसे अप्रतिरथ की उपाधि से अलंकृत किया गया है, यानी जो उसका पुत्र कुमारगुप्त था उसका जो विल्सन स्तंभ अभिलेख है और इसके साथ साथ उसका जो पौत्र जो स्कंदगुप्त था जिसका बिहार पाषाण स्तंभ लेख है उसमें इनको अप्रतिरथ कहा गया है, यानी कि उनको जो है अप्रतिरथ की उपाधि दी गई है। और जिसका अर्थ होता है कि पृथ्वी पर उसका प्रतिरोध करने वाला कोई नहीं था, यानी वह इतने शक्तिशाली थे कि पृथ्वी पर जो है उनका प्रतिरोध यानी कि सामना या विरोध करने वाला कोई भी शासक नहीं था। तो इस प्रकार उनको जो है विल्सन स्तंभ अभिलेख और बिहार पाषाण लेख में इनको जो है कहा गया है। इसके अलावा जो है इन्होंने सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त जब शासक बने तो इन्होंने कुल 8 प्रकार के सिक्के चलाए। इन्होंने 8 प्रकार के सिक्के चलाए और उन 8 प्रकारों में जैसे पहला है धनुर्धारी प्रकार, जो इन्होंने सारे स्वर्ण सिक्के चलाए थे। तो स्वर्ण सिक्के में से धनुर्धारी प्रकार का सिक्का, दूसरा सी निहंता प्रकार का सिक्का, तीसरा अश्वारूढ़ प्रकार का सिक्का, चौथा छत्रधारी प्रकार का सिक्का, पांचवा पर्यंक प्रकार का सिक्का और छठा पर्यंक स्थिति प्रकार का सिक्का, जिस पर जो है राजा और रानी दोनों पलंग पर बैठे हुए अंकित किया गया है। तो ये भी सिक्का इन्होंने चलाया। उसके बाद ध्वजधारी प्रकार का सिक्का और 8वां जो सिक्का था चलाया उन्होंने चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का, क्योंकि ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे तो इन्होंने जो है आदि प्रकार के यानी कि कुल मिला के 8 प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए। और इसके अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य साहित्य और कला के भी काफी प्रेमी थे। तो इनका जो दरबार था और उन दरबार में 9 विद्वान रहते थे और उनको जो है नवरत्न कहा जाता था, जिसमें कालिदास प्रमुख थे, वराहमिहिर वह भी प्रमुख थे। तो उनके नवरत्न कौन कौन से थे जो उसके दरबार में रहते थे? तो उन नवरत्नों की बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न जो कालिदास प्रमुख इनके दरबारी कवि भी कहे जाते हैं, तो कालिदास नवरत्नों में प्रमुख थे, जो संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित थे यानी विद्वान थे और इन्होंने जो है संस्कृत में अनेक ग्रंथों की रचना की। जैसे जो है इन्होंने अभिज्ञान संकुतलम, कुमार संभव आदि जो है मेघदूत आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। तो कालिदास और कालिदास के बाद बेताल भट्ट जो एक जादूगर थे, और हम टीवी सीरियल में विक्रम बेताल का धारावाहिक भी देखते हैं, उसमें से ऐसा बड़ा ही मनोरंजक और जादुई तिलस्मी बताया जाता है। तो ये बेताल भट्ट भी इनका नवरत्नों में से एक थे जो जादूगर थे। और इसके अलावा जो है तीसरा जो था वह था घट क्रपुर। यह जो है कूटनीतिज्ञ था, यह कूटनीतिज्ञ था। चौथा शंकु, यह भी नवरत्न था और यह एक वास्तुकार था। शंकु जो थे वह एक वास्तुकार थे। और 5वां जो है वह है धन्वंतरी, जो चिकित्सक थे। और
उन्होंने जो है चिकित्सा पर कार्य किया था, तो ये धन्वंतरी चिकित्सक थे। उसके बाद अमर सिंह, जिन्होंने छठा अमर सिंह जो है इन्होंने अमर महाकाव्य कोश की रचना की, तो ये भी इनके दरबार में थे, नवरत्नों में से एक थे। जो सातवां शपणक जो थे, यह फलित ज्योतिष के जानकार थे, इनको फलित ज्योतिष का बहुत जानकारी प्राप्त थी इनको। आठवां जो है वररुचि, तो वररुचि ये व्याकरण और प्रकृति प्रकाश के लेखक हैं, ये जो है व्याकरण के लेखक है और प्रकृति प्रकाश के लेखक है वररुचि। और इसके अलावा नम्मा है वराहमिहिर, जो बहुत ही प्रसिद्ध थे खगोल विद्या का, जिनको बहुत ज्ञान था और काफी प्रसिद्ध रहे हैं वराहमिहिर। तो ये खगोलीय ज्ञान और ज्योतिष के महान विद्वान थे। वराहमिहिर का नाम जो है काफी प्रसिद्ध हुआ है। तो इस प्रकार कुल मिला के जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, इनके दरबार में 9 रत्न जिनको कहा जाता था विद्वान रहते थे, जिनको नवरत्न कहा जाता था, जिनमें कालिदास, बेताल भट्ट, घटकापुर, शंकु, धन्वंतरी, अमर सिंह, शपणक, वररुचि और वराहमिहिर, ये इनके प्रमुख दरबारी थे जो नवरत्न कहे जाते थे। इसके अलावा जो एक चीनी यात्री इनके शासनकाल के दौरान भारत आया और जिन्होंने भारत के बारे में काफी कुछ लिखा, तो चीनी यात्री 399 ईस्वी में फाहयान जो है वह भारत आए और इन्होंने जो है पाटलिपुत्र नगर की काफी प्रशंसा भी की है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिसका अपना ग्रंथ पाको की ग्रंथ जो उन्होंने लिखा, तो उस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती है। और इसके अलावा उसमें जो शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था की भी बहुत सारी जानकारियां मिलती है। इसके साथ साथ सामाजिक व्यवस्था की, उस समय सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आय के क्या साधन थे, या और भी बहुत सारी जानकारियां जो फाहयान के ग्रंथ फाकोकी से प्राप्त होती है। और इसमें जो है फाहयान पाटलिपुत्र को काफ़ी सुंदर नगर बताता है कि पाटलिपुत्र जो था, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजधानी थी, इनको राजधानी बनाया गया था, तो ये काफ़ी जो है इनके बारे में वर्णन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो विक्रमादित्य के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हुए और उन्होंने जो है शासन व्यवस्था संभाली और अनेक विजय प्राप्त की, और अनेक विजयों के उपरांत जो है अपने जो उनको विरासत में अपना साम्राज्य मिला था उसको तो संभाला ही, उसकी सीमाओं को सुदृढ़ किया ही। इसके साथ साथ उन्होंने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया और जो है गुजरात विजय करने वाला ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पहले गुप्त शासक थे जिन्होंने गुजरात पर भी अधिकार किया था। और इसके अलावा जो है उन्होंने शकों को भी पराजित किया, शकों की शक्ति का भी उन्मूलन किया, उनका दमन किया। इसके साथ साथ जो कुषाण थे, कुषाण शक्ति का भी इन्होंने दमन किया। और इसके अलावा जो गण थे, छोटे छोटे गण थे जो स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे, उनको भी इन्होंने पराजित किया। और इसके अलावा सीमांत प्रदेश जो थे उन पर भी इन्होंने विजय की प्राप्त की। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक महान शासक जिन्होंने जो है अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया। और इसके शासनकाल के समय जो है फाहयान जो चीनी यात्री थे वह आए और उन्होंने जो है फाकोकी ग्रंथ की रचना की, जो 399 ईस्वी में भारत आए थे, जिनसे चंद्रगुप्त के बारे में, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में और सामाजिक स्थिति के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो गुप्त शासक, काफी प्रसिद्ध शासक। और इसके बाद जो शासक बनते हैं, तो अगला टॉपिक अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।